हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, ज्ञान गंगा विद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के अंतर्गत मैं सिंह अंजना आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पहला पाठ पढ़ाने वाली हूँ। पहले पाठ का नाम है दो महान राज्य। पहला है कन्नौज और दूसरा है वातापी। पहले हम कन्नौज के बारे में पढ़ेंगे। हर्षवर्धन 606 से 647। हर्षवर्धन का राज्य समय था 606 से 647 तक। उनके विषय में आइए पढ़ते हैं। पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाने से बड़े भाई राज्यवर्धन थाड़ेश्वर की गद्दी संभालते थे। गौड़ राजा शशांक के धोखा देने से उनकी मृत्यु हुई। बहन राजश्री को मालवा के राजा देवगुप्त ने कैद कर लिया था। ऐसे विपरीत संयोगों में राज्य के महत्वपूर्ण लोगों की सलाह से हर्षवर्धन ने थाड़ेश्वर, वर्तमान पंजाब हरियाणा में जो है, उसकी गद्दी संभाल ली। राज सत्ता प्राप्त करते उन्होंने बहन जयश्री को कैद से मुक्त कराने का निश्चय किया। वनवासी स्त्रियों और मित्र बौद्ध साधु की दिवाकर की मदद से हर्षवर्धन को राजश्री को विंध्य के जंगलों में सती होने से रोकने में सफलता मिली। इस समय कन्नौज उत्तर प्रदेश का राज्य राजा बिना होने से हर्ष ने अपनी बहन के उस राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। उसके बाद उसने मालवा के राजा देवगुप्त को हराया। गौड़ राजा शशांक पर आक्रमण की योजना के रूप में उसने कामरूप असम के राजा भास्कर वर्धन के साथ चतुराई पूर्वक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। बाद में उसने विशाल सेना के साथ गौड़ राजा शशांक को परास्त किया और उसके राज्य का अधिकांश भाग जीत लिया। मालवा और सौराष्ट्र पर विजय प्राप्त की, जबकि दक्षिण के चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय के साथ युद्ध में उसे सफलता नहीं मिली। फिर भी निरंतर 7 वर्ष तक विजय यात्रा करके सम्राट हर्षवर्धन ने थाड़ेश्वर के एक छोटे से राज्य में से उत्तर भारत में से एक विशाल साम्राज्य की स्थापित किया। हर्षवर्धन पिता प्रभाकर की जब मृत्यु हो गई तो उनके बड़े भाई राज्यवर्धन थाड़ेश्वर की राजगद्दी को संभालते थे, लेकिन गौड़ राजा जो शशांक थे उनके धोखा देने यानी छल करने के कारण से राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई और बहन जयश्री को मालवा के राजा जो देवगुप्त थे उन्होंने उनको कैद कर लिया था। ऐसे खराब परिस्थिति में हर्षवर्धन ने महत्वपूर्ण जो खास लोग उनके थे उनकी सलाह लेकर, राय लेकर थाड़ेश्वर की राजगद्दी को संभाल लिया। और राजगद्दी प्राप्त होते ही पहले उन्होंने अपनी बहन को कैद से मुक्त कराने का निश्चय किया और उनका साथ देने वाले वनवासी स्त्रियां यानी औरतें और उनके मित्र बौद्ध साधु दिवाकर की मदद से हर्षवर्धन ने अपनी बहन को विंध्य के जंगलों से सती होने से रोक लिया और कन्नौज का राज्य जो राजा के बिना था उन्होंने अपनी बहन के उस राज्य को अपने अधिकार में ले लिया, यानी कि अपना अधिकार सत्ता स्थापित किया। उसके बाद मालवा के जो देवगुप्त थे उनको उन्होंने हराया। हर्षवर्धन ने गौड़ राजा जो शशांक थे उन पर आक्रमण की योजना बनाकर राज भास्कर वर्धन के साथ चतुराई पूर्वक मित्रता करके उन्होंने एक बड़ी विशाल सेना एकत्रित करके गौड़ राजा शशांक को युद्ध में पराजित किया। उसके बाद अधिकांश भाग शशांक का हर्षवर्धन ने जीत लिया और सौराष्ट्र पर भी उन्होंने विजय प्राप्त की। और दक्षिण के जो चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय थे उनके साथ उन्होंने युद्ध किया, लेकिन उसमें राज्यवर्धन को सफलता कामयाबी नहीं मिली। लेकिन लगातार उन्होंने विजय यात्रा करके सम्राट हर्षवर्धन ने थाड़ेश्वर के एक छोटे से राज्य से बहुत बड़ा एक विशाल राज्य की स्थापना किया था। अब आगे पढ़ेंगे हर्ष का शासन और संचालन। हर्षवर्धन किस तरह अपने राज्य को चलाते थे, किस तरह शासन करते थे राज्य पर, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राज्य के समस्त व्यवस्था तंत्र पर हर्ष ने स्वयं देख रेख रखता था। निरीक्षण के लिए वह स्वयं राज्य के विविध भागों में सतत यात्रा करता था। अपनी दिनचर्या को उसने 3 भागों में बांटा था। पहला भाग संचालन हेतु से, 2 भाग प्रजा कल्याण तथा धार्मिक कार्यों के लिए। संचालन में वह न्यायप्रिय और कर्तव्य पालन में अत्यंत नियमित थे। सद कार्य करते समय वह भोजन करना भी भूल जाया करते थे। हर्षवर्धन जो थे अपने राज्य का देख रेख स्वयं करते थे कि किस तरह की व्यवस्था करना है, कैसे करना है, और उसकी जांच पड़ताल भी वह स्वयं अलग अलग भागों में जाकर लगातार घूम कर करते थे।
अपने पूरे दिन के समय को 3 भागों में उन्होंने बांट रखा था। पहला भाग वो राज्य का किस तरह संचालन किया जाए, किस तरह नेतृत्व किया जाए उसके लिए, दूसरा भाग प्रजा की भलाई के लिए और तीसरा भाग धार्मिक कार्यों के लिए किए थे उन्होंने। और वह अपने राज्य को चलाने के लिए न्यायप्रिय और कर्तव्य में अत्यंत नियमित थे और कभी कभी तो भलाई का कार्य करते करते भोजन करना भी भूल जाया करते थे। इतना जानिए पड़ते राज्य को चलाने के लिए राजा हर्षवर्धन ने अलग अलग मंत्रियों की नियुक्ति की थी, जैसे सेनापति प्रतिहार के रूप में द्वारपाल, संधि विग्राहक यानी विदेश मंत्री, राजदूत यानी पर राज्य मंत्री, महादंड नायक यानी मुख्य न्यायाधीश, अक्षपटलिक यानी पंजीकरण करने वाला आदि ऐसे अनेक मंत्रियों का उन्होंने नियुक्ति किया था राज्य का संचालन करने के लिए। आगे पढ़ते हैं। हर्षवर्धन ने राज्य में अनेक विश्राम गृह, बावड़ी, कुआं, तालाब, मठ और विहार बनवाए थे। जीव हिंसा पर प्रतिबंध लगाया था। प्रतिवर्ष वह एक बौद्ध धर्म की चर्चा सभा बुलाता था और हर 5 वर्ष पर प्रयाग में बड़ी धर्म परिषद और दान महोत्सव का आयोजन करता था। धर्म परिषद के दरमियान वो अपने भंडार और शरीर के आभूषणों को खाली होने तक दान करता रहता था। सुसंस्कृत साहित्यकार और महाकवि बाणभट्ट हर्षवर्धन की शोभा बढ़ाते थे। उनकी महान रचना हर्षचरित और कादंबरी संस्कृत साहित्य में अद्वितीय स्थान रखती है। सम्राट हर्षवर्धन स्वयं भी साहित्यकार थे। उन्होंने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक 3 नाटक लिखे थे। सम्राट हर्ष के समय की कई महत्वपूर्ण बातें हर्षचरित से आज हमें जानने को मिलती है। हर्षवर्धन ने अपने राज्य में अनेक विश्राम गृह, बावड़ी, कुआं, तालाब, मठ और विहार बनवाए थे और जीवों की हत्या पर उन्होंने हिंसा पर रोक लगा दिया था कि जीवों के साथ अत्याचार नहीं करना है। और प्रतिवर्ष वो एक बौद्ध धर्म चर्चा बुलाते थे और हर 5 वर्ष बाद वो प्रयाग में एक धर्म परिसर रखते थे, दान महोत्सव रखते थे, जहाँ पर वो तब तक दान करते थे जब तक कि वो उनके शरीर पर भी जो आभूषण खाली न हो जाए तब तक वो दान करते रहते थे। और उनके दरबार में सुसंस्कृत साहित्यकार महाकवि बाणभट्ट उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे, सुंदरता बढ़ाते थे। और उनकी महान रचना बाणभट्ट की महान रचना है हर्षचरित और कादंबरी। संस्कृत साहित्य में एक अद्वितीय स्थान रखने वाला बाणभट्ट का ये साहित्य रचना है। सम्राट हर्षवर्धन खुद भी एक साहित्यकार थे और उन्होंने भी नागानंद और रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक 3 नाटक भी लिखा था। हर्षवर्धन के समय की बहुत से महत्वपूर्ण बातें हर्षचरित में आज भी हमको देखने को पढ़ने को मिलेगा। अब आगे पढ़ेंगे सम्राट हर्षवर्धन और नालंदा विद्यापीठ। हर्षवर्धन ने नालंदा पीठ के लिए क्या क्या सहायता की थी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हर्ष ने अपने राज्य की नालंदा विद्यापीठ और उसके आचार्य शीलभद्र को आवश्यक सभी सहायताएं देकर देश विदेश में प्रसिद्धि दिलाई थी। नालंदा विद्यापीठ के रख रखाव के लिए उन्होंने लगभग 100 जितने गांव दिए थे। लौह, स्वर्ण और पारा की भस्म का औषधि उपयोग बताने वाले रसायन शास्त्री नागार्जुन नालंदा विद्यापीठ के थे। हर्षवर्धन ने अपने राज्य के नालंदा विद्यापीठ और उसके आचार्य शीलभद्र को सभी जो ज़रूरत की चीज़ें थी उसकी सहायता किया था और देश विदेश में नालंदा विश्वविद्यालय को प्रसिद्ध करवाया, प्रसिद्धि ख्याति दिलवाई थी। और नालंदा विद्यापीठ की देखभाल के लिए उन्होंने लगभग 100 जितने गांव दे दिए थे और लोहा, सोना और पारा की राख, भस्म मतलब होता है राख को औषधि दवा के रूप में उपयोग बताने वाले रसायन शास्त्र के नागार्जुन नालंदा विद्यापीठ के ही रहने वाले थे। नालंदा विद्यापीठ के बारे में कुछ और जानकारी उसके बारे में पढ़ते हैं। नालंदा विद्यापीठ में प्रवेश के लिए विद्यार्थी को प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती थी। नालंदा विद्यापीठ में रहने, खाने और शिक्षा प्राप्त करने के लिए निःशुल्क व्यवस्था थी। नालंदा विद्यापीठ के भव्य और समृद्ध पुस्तकालय का नाम धर्मगंज था। नालंदा विद्यापीठ में दाखिला लेने के लिए, प्रवेश लेने के लिए पहले परीक्षा होती थी और उसमें जो विद्यार्थी पास हो जाते थे उनको फिर प्रवेश मिल जाता था। और प्रवेश मिलने के बाद रहने, खाने और शिक्षा प्राप्त करने के लिए निःशुल्क व्यवस्था थी, कोई शुल्क देना
नहीं पढ़ता था। नालंदा विद्यापीठ के बहुत बड़े और समृद्ध पुस्तकालय का नाम धर्मगंज था। अब आगे पढ़ेंगे हर्षवर्धन के समय में उनके राज्यों के लोगों का जीवन कैसा था। तत्कालीन नगर और गांव के चारों तरफ किलेबंदी थी। उसमें प्रवेश के लिए बड़े दरवाजे थे। समाज में मुख्य 4 वर्ण थे। पर्दा प्रथा और अंतर्जातीय विवाह तथा प्रथा प्रचलित नहीं थी। सती प्रथा, बाल विवाह और बहुपत्नी प्रथा शुरू हो चुकी थी। लोग भोजन में दूध और उसकी बनावटों के उपरांत गेहूँ, चावल, फल और साग सब्जी का खूब उपयोग करते थे। लोग सादा, सफ़ेद और स्वच्छ कपड़े पहनते थे। पुरुष धोती और स्त्रियां साड़ी पहनती थी। उनके गहनों में फूल माला, छल्ला, अंगूठी, कड़ा, कंगन, हार वगैरह का समावेश होता था। मनोरंजन में शतरंज और चौसर प्रचलित था। नट और मदारी गांवों में घूमकर लोगों का मनोरंजन करते थे। राजा हर्षवर्धन के समय में गांवों के चारों तरफ किलेबंदी कर दी गई थी, यानी चारों तरफ गांवों को घेर दिया गया था और उसमें प्रवेश करने के लिए, अंदर आने के लिए बहुत बड़े दरवाजे लगे थे। समाज में 4 मुख्य वर्ण थे। पर्दा प्रथा यानी कि जो घूंघट डालती थी औरतें, और अंतरजाति यानी कि एक जात का दूसरे जात में विवाह करना, ये प्रथा प्रचलित नहीं था। लेकिन सती प्रथा, बाल विवाह और बहुपत्नी प्रथा, बहुपत्नी की एक से ज़्यादा पत्नी रखने की ये जो प्रथा थी वो शुरू हो चुकी थी उनके समय में। लोग खाने में दूध और उसकी बनावटी के उपरांत गेहूँ, चावल, फल, साग सब्जी का भी उपयोग करते थे। लोग कपड़े पहनते थे, सादे, सफ़ेद और स्वच्छ कपड़े पहनते थे। पुरुष कपड़ों में धोती और स्त्रियां साड़ी पहनती थी। उनके गहनों में फूल माला जो बालों में लगाती थी, छल्ला, अंगूठी, कड़ा, कंगन, हार वगैरह स्त्रियां अपने साज सज्जा का सामान सजाने के लिए रखती थी, उपयोग में लाती थी। मनोरंजन के लिए लोग शतरंज और चौसर का प्रयोग करते थे। उस समय खूब प्रचलित था, प्रख्यात था। नट और मदारी गाँव में घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन करते थे। प्रजा का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। जमीन महसूल 1.6 उत्पादन का 6ठा भाग जितना नहीवत लिया जाता था। आंतर और बाहर व्यापार वैश्यों के हस्तक था। व्यापार और चीज़ वस्तुओं का आयात निर्यात के लिए पाटलिपुत्र के भृगु कच्छ बंदरगाह, जो अभी वर्तमान में भरूच में है, तक सीधे राजमार्ग और जैसी सुविधा राज्य की तरफ से की गई थी। व्यापार विनिमय के लिए सोने चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। गहनों, मूर्तियों, हाथी दांत तथा इमारती लकड़ी का गृह उपयोगी सामान बनाकर निर्यात किया जाता था। व्यापार का पलड़ा भारत की तरफ झुका होने से समृद्धि तेजी से बढ़ रही थी। हर्षवर्धन के युग दौरान रोम से भारत की खूब सोना व्यापार के कारण खींचा चला आ रहा था। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का पालन करने वाली प्रजा में सर्वधर्म समभाव की भावना थी। हर्षवर्धन के समय में प्रजा का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन, तो उस समय के लोग खेती करते थे, पशुओं को पालन करते थे। और ज़मीन महसूल यानी कर के रूप में उत्पादन पैदावार होता था, उसका 6ठा भाग नहीं के समान राजा हर्षवर्धन लेते थे। और बाहरी और अंदर यानी राज्य में और राज्य के बाहर जो व्यापार था उसका वैश्यों के हाथ में था, वो व्यापार का सब देख रेख। व्यापार और चीज़ वस्तुओं का आयात निर्यात, आयात मतलब आना, निर्यात मतलब भेजना, सबके लिए पाटलिपुत्र के भीरू कच्छ बंदरगाह जो भरूच में है, उसे सीधे ही जुड़े एक राजमार्ग के लिए सुविधा राज्य की तरफ से की गई थी व्यापार करने के लिए। व्यापार सही ढंग से उसके नियम के लिए सोने चांदी के सिक्कों का देन लेन होता था। उस समय व्यापार में गहनों, मूर्तियों और हाथी दांत और इमारती लकड़ियों का घर में उपयोग करने के लिए सामान बनाकर लोग निर्यात करते थे। व्यापार का पलड़ा भारत की तरफ झुका हुआ था, यानी कि भारत में व्यापार अच्छा होने से भारत की जो प्रगति तेज़ी से हो रही थी। और हर्षवर्धन के समय में रोम से भारत की तरफ खूब सोना व्यापार के रूप में चला आ रहा था। राजा हर्षवर्धन के राज्य में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का पालन करने वाली जो उनकी प्रजा थी, सभी के मन में सभी के धर्म का सम्मान था और सभी के मन में सर्वधर्म समभाव की भावना थी। आपके मन में प्रश्न होगा कि यह सब किस तरह पता चला। उत्तर है
एक चीनी यात्री की दैनंदिनी के आधार पर। वह चीनी यात्री था ह्यू एन त्सांग। आप लोग के मन में विचार आते होंगे कि हर्षवर्धन के बारे में सब जानकारी कैसे पता चला, किस तरह पता चला कि उनका राज्य कैसा था, वो कैसे थे, उनके राज्य के लोग किस तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे। सारी कहानी जो उनके विषय में, एक चीनी यात्री जो घूमने के लिए भारत में आए तो उन्होंने अपने एक पुस्तक में लिखा। उस चीनी यात्री का नाम था ह्यू एन त्सांग। अब आगे पढ़ेंगे ह्यू एन त्सांग, जो कि ईस्वी सन 629 से 645 तक भारत में रहे और भारत में जगह जगह घूमकर उन्होंने यात्रा किया, भारत में भ्रमण किया। चलिए पढ़ते हैं। हर्ष के समय काल में वह चीनी यात्री भारत आया था। बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए आए ह्यू एन त्सांग ने 5 वर्ष तक तो नालंदा विद्यापीठ में रहकर अध्ययन किया। हर्षवर्धन के समय में जब चीनी यात्री भारत आए तो इन्होंने बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए जानकारी के लिए ह्यू एन त्सांग ने 5 वर्ष तक लगातार नालंदा विद्यापीठ में रहकर ही इन्होंने अध्ययन किया। इतना जानते हैं आगे उनके बारे में। 15 वर्ष तक ह्यू एन त्सांग ने भारत के अलग अलग भागों में घूमकर हमारी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों का वर्णन लिखा है। ईस्वी सन 645 में वह मध्य एशिया के रास्ते चीन लौटा। वह कई पुस्तकें, अवशेष और मूर्तियाँ साथ ले गया। उससे पहले सम्राट हर्ष द्वारा आयोजित प्रयाग की 6ठी बौद्ध धर्म परिषद में उसने हाजिरी दी थी। 15 वर्ष तक लगातार ह्यू एन त्सांग ने भारत के अलग अलग भागों में घूमा और हमारे देश की जो सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिस्थिति थी उसके बारे में उन्होंने लिखा। और ईस्वी सन 645 में वो मध्य एशिया के रास्ते से चीन अपने देश लौट गया। लेकिन वह जाते समय हमारे देश से कई पुस्तकें, अवशेष, मूर्तियाँ अपने साथ ले गया। और उससे पहले सम्राट हर्ष द्वारा आयोजित प्रयाग की 6ठी बौद्ध धर्म परिषद में वो उस समय उपस्थित भी था। आगे पढ़ेंगे ह्यू एन त्सांग ने हर्षवर्धन के विषय में क्या लिखा है। पढ़ते हैं। ह्यू एन त्सांग ने लिखा है कि हर्षवर्धन के राज्य में 100 बौद्ध मठ थे। प्रजा जीवन सादगी में सात्विक, अत्यंत सुखी, सदाचारी तथा न्याय और सत्य पर आधारित था। छल कपट या वचन भंग को पाप कर कर्म समझा जाता था। उसने बताया कि राज्य हर्षवर्धन के समय में बौद्ध की 100 मठें थी और उनके राज्य में उनकी प्रजा का जीवन एकदम सादगी में, सात्विक, अच्छे विचार वाले, अत्यंत बहुत ज़्यादा सुखी, सदाचारी यानी हमेशा खुश रहने वाले, अच्छाई करने वाले और न्याय और सत्य पर आधारित था उनका जीवन। और छल कपट यानी धोखेबाजी करने वाला और वचन देकर तोड़ने वाले को पाप कर्म समझा जाता था। अभी हम कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के बारे में पढ़ें। अब दूसरा महान राज्य है वातापी। इसी समय दक्षिण भारत में भी राजा हर्षवर्धन जैसा एक पराक्रमी राजा था जिसके सामने युद्ध में हर्ष की हार हुई थी। वह राजा पुलकेशी द्वितीय था। इसी समय एक और राजा थे हर्षवर्धन जैसे, बहुत ही बहादुर राजा थे जिसके सामने युद्ध में हर्षवर्धन हार गए थे और वो राजा थे द्वितीय पुलकेशी। राजगद्दी तक की सफ़र। राजगद्दी पे वातापी में कौन कौन आया, राजगद्दी पर बैठा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दक्षिण भारत में चालुक्य सोलंकी वातापी नगर बादामी कर्नाटक में राजधानी स्थापित करके राज्य चलाता था। उसका राज्य अच्छी तरह से फैला हुआ था। पुलकेशी प्रथम वहाँ का बलवान राजा था। उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। उसके ध्वज में वराह अवतार का चिन्ह था। पुलकेशी प्रथम के पश्चात उसका पुत्र कीर्तिवर्मा गद्दी पर बैठा। उसके बाद उसका भाई मंगलेश राजा बना जिसने वातापी में नमूनेदार विष्णु मंदिर बनवाया था। उसके बाद सत्याश्रय पुलकेशी द्वितीय गद्दी पर बैठा। दक्षिण भारत में चालुक्य सोलंकी वंश वातापी नगर में राजधानी स्थापित करके अपना राज्य चलाते थे। उनका राज्य बहुत अच्छी तरह फैला हुआ था। उस समय पुलकेशी प्रथम वहाँ का बलवान राजा था। उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। उसके ध्वज यानी कि पताका में वराह अवतार का चिन्ह था। वराह यानी जब भगवान विष्णु ने सूअर का अवतार लिया था वो तब का चिन्ह उनके पताका में लगा हुआ था। पुलकेशी प्रथम के बाद उनका पुत्र कीर्तिवर्मा गद्दी पर बैठा और उसके बाद उसका भाई मंगलेश राजा बना जिसने वातापी में नमूनेदार विष्णु मंदिर बनवाया था। उसके बाद सत्याश्रय पुलकेशी द्वितीय ने गद्दी पर बैठा। पुलकेशी द्वितीय का शासन कब से कब तक था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ईस्वी सन 610 से 642 तक पुलकेशी द्वितीय ने राज्य किया था।
चालुक्य वंश में पुलकेशी द्वितीय ने लगभग 30 वर्ष तक राज्य किया। यह राजा खूब प्रतापी और बहादुर योद्धा था। उसने अनेक युद्ध जीते। उसने पहले लाट दक्षिण गुजरात और बाद में गुर्जर जो उत्तर गुजरात है उसे जीता। कृष्णा और गोदावरी के बीच के वेगी प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। आंध्र प्रदेश भी उसके अधिकार में था। राजधानी वातापी को उसने खूब सुंदर नगर बनवाया था। चालुक्य वंश में पुलकेशी द्वितीय जो 30 वर्ष तक राज्य किया वो बहुत ही बहादुर योद्धा था। उसने अपने बहादुरी से अनेक राज्य भी जीता और पहले उसने दक्षिण गुजरात और बाद में गुर्जर उत्तर गुजरात जीता। कृष्ण गोदावरी के बीच वेगी प्रदेश जो बहुत तेज से प्रगति कर रहे थे ऐसे प्रदेशों पर भी उसने विजय प्राप्त की। आंध्र प्रदेश भी उसके अधिकार में था, यानी उस पर भी अधिकार कर लिया और पुलकेशी द्वितीय राजधानी वातापी को बहुत ही सुंदर ढंग से बनवाया था। आगे पढ़ते हैं। जब कन्नौज का राजा हर्षवर्धन अपनी विजय यात्रा आगे बढ़ाता जा रहा था तब दक्षिण का पुलकेशी द्वितीय भी अपनी सेना को उत्तर की तरफ ले जा रहा था। ये दोनों महाराजा नर्मदा के पास एक दूसरे से मिले और विशाल युद्ध हुआ। हर्ष जैसे महाराजा को पुलकेशी द्वितीय ने हरा दिया। इससे हर्ष की विजय यात्रा रुक गई। हर्ष पुलकेशी विग्रह से कन्नौज का साम्राज्य नर्मदा तक आकर रुक गया। जब कन्नौज का राजा हर्षवर्धन अपनी विजय यात्रा यानी राज्यों को जीतते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे उसी समय दक्षिण में पुलकेशी द्वितीय भी अपनी सेना को लेकर उत्तर की तरफ बढ़ रहा था और ये दोनों महाराजा नर्मदा के पास एक दूसरे से मिले और वहाँ पे बहुत बड़ा युद्ध किया उन्होंने और हर्ष जैसे महाशक्तिशाली राजा पुलकेशी द्वितीय के सामने हार गया और इससे हर्ष की जो विजय यात्रा थी वहीं पे रुक गई। हर्ष पुलकेशी के बीच युद्ध होने के कारण कन्नौज का साम्राज्य विस्तार जो था नर्मदा तक आकर रुक गया, फिर उसके आगे नहीं बढ़ पाया। आगे पढ़ेंगे। पुलकेशी द्वितीय वीर था, उसी तरह कला का भी शौकीन था। उसके समय में वातापी और धारापुरी की गुफाओं का निर्माण हुआ। अजंता की गुफाओं के कई जगह प्रसिद्ध भित्ति चित्र उसी समय बने। ह्यूएन त्सांग हिंद में घूमते घूमते दक्षिण भारत में पुलकेशी के दरबार में पहुंचा। उसके वैभव की ह्यूएन त्सांग ने खूब बड़ाई की। ये सभी राजा हिंदू धर्म के उपासक थे। इस समय बौद्ध धर्म मंद पड़ गया था। जैन धर्म की एक शाखा दिगंबर का प्रभाव बढ़ गया था। पुलकेशी द्वितीय वीर तो था ही, उसी तरह से कला का भी रुचि था। उसी के समय में वातापी और धारापुरी की गुफाओं का निर्माण किया गया था। अजंता की गुफाओं में कई जग प्रसिद्ध यानी पूरे विश्व में प्रसिद्ध भित्ति चित्र भी बने हुए थे। ह्यूएन त्सांग भारत का भ्रमण करते करते जब पुलकेशी द्वितीय के दरबार में पहुंचा तो उसके वैभव की उसके समृद्धि का ह्यूएन त्सांग ने खूब प्रशंसा की, बड़ाई की। उसने लिखा कि ये सभी राजा हिंदू धर्म के उपासक थे, हिंदू धर्म को मानने वाले थे और इस समय बौद्ध धर्म जो कि धीरे धीरे मंद धीमा पड़ गया था, जैन धर्म कि एक शाखा दिगंबर का प्रभाव धीरे धीरे उस समय बढ़ रहा था। आगे पढ़ेंगे। हर्ष और पुलकेशी समकालीन राजा थे, परंतु हर्ष कुछ युद्धों के पश्चात मन मारकर बैठ गया था। पुलकेशी ऐसा नहीं कर सका। परिणाम स्वरूप कांचीवरम के पल्लव वंश के राजा के साथ युद्ध में लड़ते लड़ते पुलकेशी द्वितीय की मृत्यु ईस्वी सन 642 में हुई। हर्षवर्धन की मृत्यु उससे 5 वर्ष बाद हुई। प्राचीन हिंद के इतिहास में वह अंतिम हिंदू सम्राट था। हर्ष और पुलकेशी दोनों एक समय के ही राजा थे, परंतु हर्ष कुछ युद्ध होने के बाद मन मारकर बैठ गया, फिर उसने युद्ध नहीं किया। लेकिन पुलकेशी ऐसा नहीं कर पाया और उसका परिणाम यह हुआ कि वह कांचीवरम के पल्लव वंश के राजा के साथ युद्ध किया और युद्ध में लड़ते लड़ते पुलकेशी द्वितीय की मृत्यु 642 में हो गई। हर्षवर्धन की मृत्यु उससे 5 वर्ष बाद हुई। प्राचीन पुराने हिंद में के इतिहास में यह अंतिम हिंदू सम्राट था। बच्चों, ये आपका चैप्टर यानी पाठ पहला समाप्त होता है और आप इसको अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। इससे संबंधित कुछ प्रश्न आप लोग को दिया जाएगा, उसका उत्तर आप लोग को लिख कर देना पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।